आज की हमारी थीम है गुरु हो जा शुरू। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि सफलता उसे नहीं मिलती जो असफल नहीं होता। असफलता तो आती ही है जिंदगी में, परेशानियां तो होती ही हैं जिंदगी में, लेकिन जो हार नहीं मानता जिंदगी में सही मायनों में सफल वही होता है और सफलता उसी के कदम चूमती है। और आज एक ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ हैं जिन्हें ना सिर्फ पूरा छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से जानता है। चित्रसेन साहू, छत्तीसगढ़ के बेटे, बालोद के बेटे, बहुत स्वागत है आपका चित्रसेन। थैंक यू सो मच। तो आज चित्रसेन से हम जानने वाले हैं कि ये चित्रसेन साहू से हाफ ह्यूमन रोबो तक का सफर कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस उन्हें जिंदगी में मिले हैं और कैसे इन चुनौतियों को पार करके उन्होंने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बिल्कुल चित्रसेन, देखिए आज की डेट में हम देखते हैं रचना कि हर कोई अपनी समस्या को बहुत बड़ा समझता है और कई बार होता है कि हम उसे एक्सक्यूज बना देते हैं कि अरे हमें तो ये समस्या, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो स्टोरी है उससे ये बिल्कुल अपोजिट है। आपने कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दिया, कोई भी बहाने आपने नहीं किए, सिर्फ सक्सेस हमें दिखती है। लेकिन आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कितनी चुनौतियाँ आपको मिली, कितने चैलेंजेस आए इस बीच? क्योंकि आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन आपने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि प्रारंभ कैसे हुआ और अगर एक एक्सीडेंट के बाद जिसके दोनों पैर नहीं हैं या उन्हें जो व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है या फिर सामान्य जीवन जी रहा है, उनने ज़िंदगी के 20-21 साल सामान्य गुजार दिए, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आती तो डेफिनेटली ये बहुत आप बोल सकते हैं कि बहुत मुश्किल परिस्थिति होगी। और उस समय आपको एक चलना बड़ा टास्क है। मतलब जब ये चीज़ हुआ और आपके दिमाग में चल रहा है कि हाउ यू विल सर्वाइव, मतलब अभी तो सर्वाइवल की बात हो रही है, आप क्या अचीव करेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। तो उस जगह से उठना अपने आप बड़ी बात है। और उसके बाद जब हम आर्टिफिशियल लेग से चलना स्टार्ट किए तो चलना बहुत बड़ी बात है। आप बिस्तर से 8 महीना बिस्तर में रहे हैं, बिस्तर में, और उसके साथ साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो उसमें जब चलना स्टार्ट किए तो आपको छोटी छोटी माइनर इंजरीज हुई, तकलीफ़ हुआ, उसमें खड़ा होना बड़ा बात था, खड़े होकर फिर चलना बड़ा बात था, चल के गिरे फिर उठना बड़ी बात था। तो इस तरह से प्रोसेस हुआ। आप कितने साल के थे जब इस हादसे का शिकार हुए? मैं 21 साल का था, मात्र 21 साल का। सिर्फ 21 साल के। हाँ, उतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना हौसला दिखाया कि आपने हार नहीं मानी। आप ना सिर्फ अपने पैरों पे उसके बाद दोबारा खड़े हुए, बल्कि उसके साथ ही आपने वो कर दिखाया जो मुझे लगता है कि जो हर तरह से सही है वो भी नहीं कर पाते। मैं आप सभी को ये बता दूं कि ही इज़ अ माउंटेनियर जिन्होंने 3 ऊंची चोटियों पर अब तक फतह कर ली है। 7 महाद्वीप की चोटियों को फतह करने का आपका मिशन भी है। उस मिशन के बारे में भी मुझे लगता है बताइए आप, और कैसे वो 3, उनके बारे में बताइए कि 3 पर्वतारोहण जो आपने किया है उनमें क्या चुनौतियाँ आई, कैसे किया, उनके नाम क्या हैं? मैंने जब माउंटेनिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले छोटे ट्रैक से स्टार्ट किए थे। मैंने कोई बड़े माउंटेन्स क्लाइंब करने का मैंने कभी सोचा नहीं था। और अभी भी मुझे लगता है मैं उसी बेसिक्स में हूँ आज भी। अच्छा, मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगी आपको। हम आपके मिशन पे जाएं उसके पहले कि एक ट्रेन हादसे का शिकार आप हुए, वहाँ से आपने वॉक करना शुरू किया। आपने कैसे ये फैसला लिया कि आपको अब माउंटेनियरिंग करनी है, पर्वतारोहण करना है, जहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर्वतारोहण के बारे में ये फैसला, मतलब वो कैसे आया दिमाग में, वो वक्त जानना बिल्कुल रचना। और ये बात भी है कि अगर हम पूरी तरीके से ठीक है तब भी हम ये करने के पहले 100 बार सोचेंगे, और आपको तो ये प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा फैसला लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं माउंटेनियरिंग करूँगा करके, पर स्थिति ये हुई, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था पहले से, मुझे खेल में रुचि थी और मुझे फिजिकली फिट रहना बहुत अच्छा लगता था। और मेरा आज भी है। बिल्कुल। मेरा आर्मी में इंटरेस्ट था, मुझे डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करनी थी। और मैं ये एक्सीडेंट के बाद भी इस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहा था। तो मैंने धीरे धीरे वॉक करने से स्टार्ट किया, फिर उसको मैं सोचा कि मैराथन में ज्वाइन करूँगा। फिर यही सब चक्कर में मैं रनिंग करना चाहता था, प्रोस्थेटिक लेग के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहा था। उसी बीच मैंने कुछ मैराथन ज्वाइन किए और व्हीलचेयर बास्केटबॉल की टीम ज्वाइन की। और मेरा ये मन में था कि मैं जैसे पहले घूम पाता था या कहीं पे जा पाता था, जो मस्ती कॉलेज टाइम पे कर पाता था, वो मैं उसको कंटिन्यू करूं। और मैंने उसी कारण से छोटे छोटे ट्रैक्स जो यहाँ लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज हुए उसको ज्वाइन किया। मैंने मनाली में जाके कुछ ट्रेनिंग की अपने, जो मेरे फ्रेंड थे, ट्रैकिंग फ्रेंड थे जो ट्रैकिंग मिल गए थे मुझे, उनके इंस्टीट्यूट में जाके मैंने एक प्रशिक्षण लिया 10 दिन का। और वो प्रशिक्षण में हम लगभग 14,000 फीट तक गए थे। अच्छा। उस 14,000 फीट तक के 10 दिन की ट्रेनिंग में ये समझ में आया कि मैं इससे ऊपर भी कर सकता हूँ। और वहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि हम आगे माउंटेन जो हायर एल्टीट्यूड के हैं उसे हमें करना चाहिए, क्योंकि मुझे 14,000 फीट तक की कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ पे माउंट किलिमंजारो का हमने प्लान किया।
और ये प्लान किया कि हम आगे जो है 7 महाद्वीप के साथ जो ऊंचे कॉन्टिनेंट के जो पिक्स हैं वो हम क्लाइंब करेंगे। तो उसी बीच माउंट किलिमंजारो, कोजिएस्को, एल्ब्रूस और एवरेस्ट बेस कैंप जैसे पहला और था किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो फर्स्ट। था। हाँ। तो वो जब पहले, क्योंकि देखिए पहला हमेशा अपने आप में बहुत खास होता है, तो वहां पर जब आप पहुंचे तब वो कैसी फीलिंग थी, क्या महसूस आप कर रहे थे? सबसे पहले किससे आपने बात की? वो पहला जब आप पहुंचते हैं ना, लास्ट डे जो होता है, लास्ट नाइट जो आप ट्रैक करते जाते हैं, तो बॉडी में बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बॉडी आपका पहुंचते पहुंचते। इवन नाइट में भी ट्रैकिंग करना काफ़ी आसान होता है जब दिन में सूरज की रोशनी आती है और लक्ष्य बहुत नज़दीक दिखता है। पर 100 मीटर जाना भी जिगजैग आप क्लाइंब कर रहे हैं, 100 मीटर में आपको जाने में मंजिल आपको दिख रही होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि होता है, आपको दिख रहा है लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत टायरिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो मेरे लिए तो बहुत खास पल था वो। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लास्ट 5-6 साल में जो मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज उस जगह हूँ जहाँ पे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इस जगह पहुँच सकता हूँ। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव था वो। तो बिल्कुल मेगा मॉर्निंग में आज की हमारी थीम गुरु हो जा शुरू। तो आज के हमारे गुरु हैं चित्रसेन साहू। कैसे उन्होंने शुरुआत की ये तो हमने आपको बताया। किलिमंजारो पीक तक हम पहुंचे थे पिछली चर्चा में कि किलिमंजारो में जब आपने वहां पर चढ़ाई की तो कैसा आपको महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद आपने 2 और पर्वतारोहण किया है, उनके बारे में बताइएगा। 2 और उसमें फिर 2-3 महीने बाद मैंने फिर एक और क्लाइंबिंग किया था मैंने, माउंट कोजिएस्को जो ऑस्ट्रेलिया में है। 2 अलग अलग चोटियों पर पहुंचने की दूरी सिर्फ 2 महीने की, इतनी जल्दी? मतलब सितंबर में मैंने माउंट किलिमंजारो किया था। ऑलमोस्ट 2 मार्च को मैंने माउंट कोजिएस्को किया था, जस्ट बिफोर कोविड आने से पहले। तो वो मैंने किया हुआ था। वो ऑस्ट्रेलिया में है वो पीक। और वो था ही कि अपने को बहुत जल्दी करना है। अब मतलब एक टारगेट हमने सेट करके रखा था कि अब 7 कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक करना है। तो एक स्टार्ट किया था और उसी बीच फिर ब्रेक लग गया, फिर कोविड का सिचुएशन आया तो सारे ट्रैवल बैन हो गया। इमीडिएट मैं लकी था कुछ टाइम की, उसके पहले मैं आ गया था। और देन फिर 2021 में मैंने जो है रशिया वाला जो पिक है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, कॉन्टिनेंट वाइज यूरोप में आता है वो, उसकी हाईएस्ट पिक मैंने क्लाइंब किया। फिर एवरेस्ट बेस कैंप वाला पार्ट भी है। कम था तो इस बीच आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी? नहीं, एक्चुअली में जब आप प्रिपेयर करते हैं तो सब आप चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, जब आपने प्रिपरेशंस की तो मतलब किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखा और क्या चैलेंजेस आपने इस दौरान फेस किए? एज ए एम्प्यूटी आप आर्टिफिशियल लेग यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक नॉर्मल पर्सन से आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं चलने में भी। हाँ। अगर सपोज आप चल भी रहे हैं तो यू विल कंज्यूम 60% मोर देन एज ए नॉर्मल पर्सन। मतलब तो आप नॉर्मल चलने में आपकी एनर्जी लग रही है, इट मीन्स आप जब हायर लेवल में आप एल्टीट्यूड में जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है तो ये पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा रहता है कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाए या फिर ब्रीदिंग आपकी अब नॉर्मल रहे की वजह से डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज है। पसीने आते हैं जब आर्टिफिशियल लेग आप पहने हैं, उस आर्टिफिशियल लेग और आपकी जो नॉर्मल लेग है उस बीच में फ्रिक्शंस होते हैं, वॉल्यूम फ्लक्चुएशन होता है। मतलब दिन में जो लेग की वॉल्यूम है, जैसे आप सुबह अगर जूता पहनते हैं तो वो आपको बहुत फिट आता है, शाम तक कि उसमें आपको पसीना आएगा, आपको थोड़ा इरिटेशन होगा। तो वो एक आर्टिफिशियल लेग के साथ है वो, आप उसको दिन भर पहने हो, सोचो उसमें आप पसीना आ रहा है तो फ्रिक्शनिंग होती है, इंजरीज होने का चांस रहता है उसके कारण। तो बहुत ये हमारे लिए अच्छा सिचुएशन नहीं होता है। और आप इमेजिन करो, भी बैठने के लिए भी लाइक मोबिलिटी में भी फर्क पड़ता होगा। एज अ नॉर्मल पर्सन जितने आसानी से हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसमें भी तो काफ़ी दिक्कतें होती होंगी। नहीं, वो उसमें अगर आप सोचेंगे तो है तकलीफ, पर अडेप्टेबिलिटी इंसान की बढ़ जाती है जैसे जैसे आप लेग में चलना स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल लेग के साथ। तो इट्स लाइक कि जब बड़ी चुनौतियों को आपने फेस कर लिया तो ये चुनौतियां तो बहुत छोटी मोटी हैं आपके लिए। वो एक रूटीन का पार्ट बन जाता है, इसको हम अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। जो पैरा स्पोर्ट्स या पैरा एथलीट होते हैं वो उनकी अडेप्टेबिलिटी, उनके आर्टिफिशियल लेग या जो भी डिवाइसेस वो यूज़ करते हैं उनके साथ वो कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको फीलिंग होना चाहिए कि ये मेरा ओरिजिनल लेग है। तो एक वो कनेक्शन आप वो ग्रेजुअली आप उसके साथ चल के एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी जो है ये ऐसे तो नहीं आई होगी। हाँ, ये आने में, इसको अब्जॉर्व करने में भी तो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, बहुत समय लगा होगा। वो टाइम आपने कैसे काटा और वो कैसे आपने ग्रास्प किया? इसका ऐसे है कि आप जितना आर्टिफिशियल लेग यूज़ करेंगे आपको सीखना भी है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ तो मैंने हर एक चीज़ को वो साइंटिफिकली मैंने समझने की कोशिश किया कि क्या चीज़ करने से क्या होता है, आर्टिफिशियल लेग कैसे काम करता है, क्या बेटर ऑप्शन है,
माउंटेनियरिंग करूँगा तो मुझे वो कौन से ऑप्शन रहेंगे जो मुझे चैलेंजिंग होंगे, और अगर सपोज -20, -50, -30 का वेदर है तो मुझे मेरे ऐसे कौन से लाइनर होने चाहिए जिसको मेरा लेग को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि एक फ्रॉस्ट बाइट होता है अगर आप उस खतरनाक वेदर में जा रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यू हवा आ रही है, तो आपके जहाँ पे पसीना बन रहा है वो पसीना भी आपका बर्फ बन के आपके लेग को डैमेज कर सकता है। जो पसीना है वो बर्फ बन के आपके लेग को वो सुन्न कर सकता है। उसका भी तो आपका ध्यान लाइनर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, आपके लाइनर को कब निकालना है आपको और कहाँ निकालना है और कहाँ नहीं निकालना है, उस चीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सपोज़ आप चलते हैं, चलते चलते कंकड़ आ गया, सपोज माउंटेन में कभी आपको इवन सरफेस तो नहीं मिलेगा, कोई सीढ़ी नहीं रहेगा। वो चलते चलते जब आपका मान लो कि मैं चल रहा हूँ, आर्टिफिशियल लेग मान के चलो एक हार्ड सरफेस है, उस बीच में अगर कोई कंकड़ आता है तो ये इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, एग्जैक्टली अगर आपका जैसे नॉर्मल स्किन है, जैसे ये इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मोड़ पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं, उसमें सेंसेशन नहीं है, उसको फील कर पाना, वो अडेप्टेबिलिटी, वो कंकड़ आ गया तो आपका पैर कैसे बैलेंस करेगा, उसमें कितना आपको फोर्स लगाना है कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाए। जब आप क्लाइंब कर रहे हैं तो एट अ टाइम आपको क्लाइंबिंग भी करना है, और क्लाइंबिंग करते टाइम क्योंकि आर्टिफिशियल लेग में उतनी एनर्जी रिटर्न नहीं होती। जब आप नॉर्मल चलते हैं तो आपके ब्रेन से सिग्नल आता है, आप जैसे ये उंगली हिल रही है, मेरे ब्रेन के सिग्नल से हिल रही है कि मैं इसको ऐसे करना है मुझे। बट जब आप आर्टिफिशियल लेग से क्लाइंब करते हैं, चढ़ते टाइम आपको एनर्जी रिटर्न नहीं मिलता है, जितना मिलता है आपको आगे जाने के लिए पुश करना है, और सेम टाइम में आपको पीछे जाने से आपको रोकना भी है। तो आपके पास ट्रैकिंग पोल्स होते हैं जो हर क्लाइंबर या हाइकर यूज़ करता है। और ये हर बार हुआ होगा? हाँ, हर पर्वतारोहण में आपके साथ ही हुआ होगा? हर जगह एकदम कॉमन है। और उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी? बिल्कुल। रचना, लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि जैसे हमने जितना चित्रसेन के बारे में सुना था, वो कहते हैं ना कि लोग सक्सेस देते हैं, उसके पीछे की कहानी शायद लोग नहीं देख पाते, लेकिन कितना चैलेंजेस था ये देख के मुझे तो अब लग रहा है कि शायद आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गई है अब और हमारी नज़रों में। और एक और चैलेंज होता है सबसे बड़ा, मतलब जब आप कंटिन्यू क्लाइंब कर रहे हैं, बॉडी एग्जॉस्ट भी होती है, स्पेशली जब और हाई एल्टीट्यूड में जाते जाते हैं तो मेंटली आपका माइंड जो है एग्जॉस्ट होते जाता है, एक एटीट्यूड सिकनेस होता है जहाँ पे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है, आप डिसीजन मेकिंग आपकी पुअर होते जाती है। यानी ये जो सारी चीज़ें आपने बताई, इसमें एक तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा आपका ना सिर्फ मेंटली फिट बल्कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना, विल पावर बहुत स्ट्रांग होना, वो भी बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारे माउंटेनियरिंग में बोलते हैं कि 70% मेंटल है, 30% फिजिकल है। बिल्कुल रचना, दर्शकों के साथ हमें भी बहुत लंबे समय से इंतजार है, क्योंकि मिशन इंक्लूजन के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, इसमें क्या किया जाता है, ओवरऑल पूरे इस मिशन के बारे में बताइए। जब मैं बेड रिडन था और जब लोग मुझसे मिलने आते थे एक्सीडेंट के बाद, तो लोगों का व्यवहार जो है बहुत सहानुभूति और दया का होता था, और एट द सेम टाइम मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मुझे लगता था कि मेरे पास अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ पूरा, तो मुझे लगता है कि इतना दया या सहानुभूति भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये सेंटेंस मुझे सुनना नहीं था। और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो लोग चाहते नहीं है शायद, पर उनके मुंह से निकल जाता है, जिससे कारण हमेशा डीमोटिवेशन होता है। तो एक जो बिहेवियरल चेंजेस होना चाहिए जो डिसेबिलिटी के लिए के है, या फिर ऐसे कोई इंसिडेंट हो जाए किसी पर्सन का, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और मैंने देखा कि जो आसपास हमारे जो एनवायरनमेंट है, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, एक वो जो डिसेबिलिटी को लेके है बहुत सहानुभूति का ही है ज़्यादातर, वो इंक्लूजन का नहीं है, या फिर जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करके रखा है जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट नहीं है। और जो चैलेंजेस आ रहे थे मेन, कि अगर सपोज़ आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर नहीं हैं, आपको आर्टिफिशियल लेग कहाँ से बनेगा, कैसे फिजियोथेरेपी होगा, पोस्ट एक्सीडेंटल क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने आफ्टर एक्सीडेंट खुद से मैंने स्टार्ट किया कि लोगों की, चलो ऐसे लोग हैं उनकी काउंसलिंग करो कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, किन चीज़ों का उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब बारे में सारी की सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हेल्प कर सकती हैं, वो सारा आपने उस मिशन में इंक्लूड करके आप उसकी काउंसलिंग करते हैं। हाँ जी, तो मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने खुद हेल्प करना स्टार्ट किया। मेरा एक मकसद था कि भाई कि जो जिस प्रोसेस से मैं गया हूँ उसमें बाकी लोग को किस लेवल में हो रहा है, उससे कोई मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं एक दिन जाके 1000-2000 तक कितने लोग तक पहुँच जाऊँ। पर धीरे धीरे ग्रेजुअली करके हमने कई ऐसे केसेस भी थे जो मे बी डिप्रेशन वाले केसेस भी थे, जो आफ्टर एक्सीडेंट बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो ऐसे काउंसलिंग वाले केसेस भी आए और हमने काफ़ी कुछ हद तक किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हमने आर्टिफिशियल लेग अवेलेबल कराने में हेल्प किया। बहुत सारे फिजियो केस थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस भी थे जो आते हैं जिनको कुछ आर्टिफिशियल हैंड लगाना है या कोई आइडिया नहीं कि आगे उन्हें क्या करना है। तो एक रास्ता देने का काम हमने किया है।
और इसको हमने बाद में जाके माउंटेनियरिंग से भी एसोसिएट अच्छा, किया। मतलब ये आपने जो माउंटेनियरिंग शुरू की उसके बहुत पहले आपने मिशन इंक्लूजन की शुरुआत कर दी थी? बिल्कुल, ये आफ्टर एक्सीडेंट मेरे जब तुरंत मैं खड़ा होना, जब पैदल चलना स्टार्ट कर दिया, तब मैंने स्टार्ट कर दिया था वो। ये माउंटेनियरिंग से पहले स्टार्ट हुआ था, पहले ये काम मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आप सब ये सोचिए कि लोग खुद को हौसला नहीं दे पाते, खुद के लिए कितना मुश्किल होता है कि एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाना और वहाँ से एक नई जर्नी शुरू कर देना। और ऐसे वक्त पर चित्रसेन ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के बारे में सोचा, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं शबांगी, तो इंसान बस अपने आप में सीमित होकर रह जाता है और ये सोचता है कि बस किसी तरह से उसकी ज़िंदगी पटरी पर वापस लौट जाए। लेकिन यहाँ पर जो चित्रसेन ने ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि समाज में और दूसरों के लिए बारे में भी सोचा कि उनके लिए भी वो हौसला बने, और मुझे लगता है आप हौसला बने भी। ऐसी एक और चीज़ मैंने आपके बारे में पढ़ी कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शायद आपने एक अच्छी लंबी लड़ाई लड़ी है कि आप नॉर्मल गाड़ी चलाना चाहते हैं और इसके लिए आपने केस भी फाइट किया है। वो ज़रा दर्शकों को बताइए कि केस क्या था, क्या आपको क्यों लगा कि आपको ऐसा एक केस लड़ना चाहिए, परेशानी क्या थी? उसमें 2017 में मैंने एक व्हीकल परचेज़ करने का प्लान किया, 4 व्हीलर था, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस भी थे, नए मोटर व्हीकल एक्ट भी आया था 2016 में। तो मैंने सारे नियम को जानते हुए मैंने एक व्हीकल परचेज़ किया। जब रजिस्ट्रेशन के लिए गया व्हीकल, तो मैं अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराना चाहता था, तो जो आरटीओज़ थे उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं आपके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, और उनका नियमों के लेके तो कोई वो कर नहीं सकते थे। उनका एक परसेप्शन था या डिसेबिलिटी को लेके उनको फियर था कि मैं पब्लिक सेफ्टी को डेंजर में कर सकता हूँ। तो हमारा एक क्वेश्चन था उनसे कि आप मेरा व्हीकल इंस्पेक्ट कीजिए, मेरा ड्राइविंग टेस्ट लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। ठीक बात, पहले से आप परसेप्शन मत बनाइए। और ये एक प्रोसेस भी है कि आप पहले चेक करोगे और उसके बाद ही। हाँ जी। तो हमने करीबन 2-3 महीने तक हम कोशिश किए कि जो हमने प्रशासन से बात करके, और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो हमने हाई कोर्ट में केस किया था इसके लिए, और करीबन 20 महीना की लंबी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया और उसमें हमारे फेवर में आया था। तो बाद में वो व्हीकल को मेरे नाम से उसमें रजिस्टर किया गया और उसको एज ए अडेप्टेड व्हीकल या इनवैलिड कैरियर्स पहले बोला जाता था, वो रजिस्टर हुआ। और इसके कारण जो है अब एक रास्ते खुल गए हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट में बहुत आसान प्रक्रिया भी हो गई है अब रजिस्ट्रेशन का, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का भी हो। तो एक फियर था उनको, रीज़न क्लियर नहीं थे उनके। यानी आपने सिर्फ अपने लिए नहीं, Exactly. आगे आने वाले कितने ही लोगों के लिए आपने कितने ही आसान कर दी इस पूरी प्रक्रिया को, कितनी बड़ी बात है। तो सफलता कभी कभी सिर्फ एक बार नहीं मिलती है, हर कदम में कई बार सफलता मिलती है, और चित्रसेन ने ये कर दिखाया है, ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर हौसला हो, हिम्मत हो, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, बस हौसले की आवश्यकता है। बिल्कुल रचना, और एक बात यहाँ पर मैंने ये नोटिस की है कि हमें जो भी समस्या होती है हम उस समस्या का समाधान निकालते हैं, लेकिन मैंने आपकी स्टोरी पे ये देखा है कि जो भी समस्या आपको हुई, आपने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आगे उस चीज़ को आसान कर दिया। हम बात कर रहे थे मिशन इंक्लूजन के बारे में, तो मिशन इंक्लूजन की शुरुआत तो आपने उस मोटिव के साथ की कि आपको औरों को भी रास्ता दिखाना है, काउंसलिंग करनी है और उनको भी हौसला हारने नहीं देना है। लेकिन इसमें आगे आपने और क्या क्या किया? इसमें मिशन इंक्लूजन में हमने जो 7 समिट का हमने टारगेट रखा था उसमें हम आगे बढ़ ही रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने एवरेस्ट बेस कैंप गए थे जिसमें 9 मेंबर्स की स्पेशल टीम थी। तो वो आपकी लीडरशिप में वो सभी गए? हाँ जी। तो 9 मेंबर्स की टीम पूरी डाइवर्स और इंक्लूसिव टीम है। डाइवर्स मीन्स अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, अलग अलग एज बैकग्राउंड के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी से लोग थे, अलग अलग प्रोफेशन से लोग थे, अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग थे। उसमें पार्शियल ब्लाइंड पर्सन भी थी, उसमें एक और एम्प्यूटी पर्सन था, एक 14 साल की बच्ची थी चंचल जिसने क्रचेस के सहारे एवरेस्ट बेस कैंप क्लाइंब किया, और एक ट्रांस वुमेन भी थी हमारे साथ। तो हमने डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट एज, डिफरेंट कम्युनिटी को हमने टारगेट करके एक डाइवर्स और इंक्लूसिव टीम लेके गया था। आइडिया ये था, चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे इसमें। बिल्कुल, हमने सोचा कि एक दूसरे को माइंड को जो है कैसे हम चेंज कर सकते हैं परसेप्शन, और जैसे अगर ट्रांस वुमेन को लेके कैसे सोच है या डिसेबिलिटी को लेके कैसे सोच है, तो सबने एक दूसरे के अनुभव को जाना। और उस पूरे 9 दिन के उसमें हमारा टारगेट था कि एक इंक्लूसिव टीम भी, एक डाइवर्स टीम भी एक जैसे होके एक अचीव कर सकती है, एक टारगेट को लेके अचीव कर सकती है। तो ऐसा हमारा सोच के साथ गया, और लास्टली उसका रिजल्ट ये रहा। अगर सोचो, 2 जो बच्चियां हैं, जो लड़की है वो एक ट्रांस वुमेन के साथ पूरा 9 दिन पूरा रूम उन्होंने शेयर किया। उनके जो अनुभव है, उनको जो ट्रांस वुमेन को लेके जो सोच है, जो एक माइंडसेट बना हुआ है, उसको बदलना, या डिसेबिलिटी को लेके जो परसेप्शन है, जो बाकी लोग जो गए थे उनके माइंड में वो सेंसिटिविटी डालना, एक इसका लक्ष्य था।
और उसमें हम सफल रहे। मुझे लगता है कि हम कभी अपने इस सेगमेंट में या IBC24 में वो जो पूरी टीम थी उनसे भी कभी ना कभी आपका तारुफ ज़रूर कराएंगे। लेकिन फिलहाल जब आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं तो मेरे मन में बहुत देर से एक छोटा सा सवाल आ रहा है चित्र सेन जी। इतने चैलेंजेस, इतनी चुनौतियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, और आज से नहीं, हम आपको सालों से देख रहे हैं। अगर आपने भी सोशल मीडिया में अब तक फॉलो नहीं किया है चित्रसेन को तो गो एंड फॉलो हाफ ह्यूमन रोबो, चित्रसेन आपको दिख जाएंगे और चित्रसेन की जो पूरी जर्नी है वो भी आपको वहाँ पर नजर आएगी। अब वापस आती हूँ अपने सवाल पर। वो सवाल ये है कि ये जो स्माइल है ये हमारे चेहरों से भी कई बार खो जाती है, लेकिन आपको मैंने जब भी देखा है और आपके जितने भी फोटोज भी मैंने देखी है, मैं फॉलो करती हूँ बड़े रिलीजियसली, आपको हमेशा वो स्माइल आपके चेहरे पर नजर आती है। इसके पीछे की वजह क्या है? ये मुस्कुराहट लाइक कैसे मेंटेन करते हैं? इसका कारण एग्जैक्टली मैं भी तो नहीं जानता, बट टूथपेस्ट मत बोलिएगा। हाँ, वो नहीं बोलूँगा मैं। बट एक सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली है और फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में खड़े रहे। और इवन आज जो मेरा सर्वाइवल है अगर बोल सकूँ मैं, या आज जो मैंने अचीव किया है वो अगर वो छोटा सा सवाल यहाँ पे ये, क्योंकि देखिए कई बार होता है ना, आपने जो अचीवमेंट किया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा खतरों से भरा रहा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही भरा रहा है। तो ऐसे में क्या कभी फैमिली आपकी डरी नहीं? उन्होंने कभी नहीं बोला? क्योंकि देखिए फैमिली को डर तो रहता ही, अपने घर के बच्चों को लेकर, अपने भाई को लेकर, क्यों और एक्स्ट्रा एडवेंचर करना है? ठीक है, घर पे रहो, अच्छा है, हमारे साथ में रहो, ऐसा तो कुछ नहीं। ये सब सवाल मेरे को भी करते हैं और हमेशा बोलते हैं। जब मैंने पहला मिशन किया था तो मैंने ये चीज़ें जो है ग्रेजुअली किया, मैंने सडन मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। और मैंने फैमिली को एक ट्रस्ट है कि ये जो भी डिसीजन लेता है बहुत सोच समझ के लेता है, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम था, उनको बिलीव था और उनके कारण ही आज ये संभव हो पाया। और जो मैंने बोला मेरा सर्वाइवल का, जब हॉस्पिटल में बेड में था तो उस टाइम भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो पूरा कॉलेज और कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज के सीनियर्स और फैमिली वो एक ढाल बन के खड़ी रही और उनके कारण ही सब संभव हुआ। कि इवन आज भी अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये जगह जो मुस्कुराहट है इसके पीछे बिल्कुल। फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। यस। और कहते भी हैं कि लाइफ में अगर परिवार का, अपनों का साथ रहे तो ज़िंदगी बहुत सरल, बहुत आसान बन जाती है। और यही वजह है कि लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे जो भी करना चाहें उन्हें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो एक ही मैसेज भी पेरेंट्स के लिए भी है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट ज़रूर करें। इस वक्त गुरु हो जा शुरू सेगमेंट में चित्रसेन से बात कर लेते हैं। बिल्कुल चित्रसेन, देखिए आपका जो सफ़र है काफ़ी लंबा रहा, आपने अब तक की अपनी पूरी जर्नी लगभग हमारे साथ शेयर की है। लेकिन जब हम किसी सफ़र में होते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी यादें बनती है जो हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि ये किस्सा हम कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या आपके लिए कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करें? हाँ, मेरे लाइफ में भी जो मुझे याद आ रहा है, मैं एक एक्सपीडिशन में था रशिया में। तो जिस एक्सपीडिशन की जो ओनर थी वो, ऐसे हम कहें तो सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति सामने अगर पहली बार मिलेगा उनको जज करेगा। वो ओवरवेट थी, जब वो सीढ़ी से होती थी तो हाँफ जाती थी और वो उस कंपनी की ओनर थी एक्सपीडिशन की। और डे 1 में मैं उनके साथ एक्लिमेटाइजेशन के लिए गया, मतलब हम जब हायर एल्टीट्यूड में जाना रहता है उसके पहले हम राउंडिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं उससे पहले भी और माउंटेन्स कर चुका था, हाई एल्टीट्यूड में जा चुका था, पर वो मुझे बोली मैं आपको सिखाऊंगी कि आप माउंटेन्स में कैसे चलते हैं। और वो सीढ़ी से उतर के हाँफ रही थी और लिटरली तब मुझे वो मजाक लगा। और बाद में जब मैं माउंटेन में गया उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे माउंटेन में चलते हैं, आपकी पेस कैसा होना चाहिए, आपका ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए। तो वो मुझे उस एक्सपीडिशन में बहुत हेल्प किया। आगे चल के जो अगर एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहा और वो बाद में आई तो उन्होंने उतनी आत्मीयता के साथ मुझे गले लगाया और होस्ट किया मुझे। तो मुझे लगता है आदमी कभी ना सीखना भूलना नहीं चाहिए। उस दिन जो मैंने, उसके पहले भी मैंने एक्सपीडिशन किया था, माउंटेनिंग का एक्सपीरियंस था, पर वो जो उन्होंने बताया वो कभी नहीं भूल सकता मैं। तो हर माउंटेन में उनका वो शब्द याद आता कि आपको चलना कैसे है माउंटेन में, उन्होंने वो बताया था। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि जैसे कि आपने बोला कि आपको लग रहा था कि मजाक कर रही हैं, तो हाँ। पहले आपने देख के उनको जज किया, तो और किसी को देख के जज नहीं करना वो चाहिए। 8000 मीटर के 3 माउंटेन्स क्लाइंब कर चुकी है वो। वाह। और उस मतलब वो ओवरवेट थी उसके साथ में ही। हाँ जी। ग्रेट, अमेजिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आज चित्रसेन जी से सीखी, समझी, उनकी जर्नी को जाना। और निश्चित तौर पर एक ऐसी जर्नी है जिसका हर क्षण, हर पल, हर दिन अपने आप में बेहद खास है। हौसले से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन सीख से भरा हुआ है कि कैसे इस चुनौती के पार जब आप पहुंच जाते हैं तो सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। और चित्रसेन तो मिसाल है, छत्तीसगढ़ के वो बेटे हैं जिनकी पूरा जीवन जो है, उनका जो जीवनी जिसे हम कहते हैं, वो पूरी जीवनी अपने आप में प्रेरणादायक है।
तो चित्रसेन, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो में आने के लिए। लेकिन जाते जाते आपसे ये जरूर कहूंगी कि जैसा हमारा सेगमेंट है गुरु हो जा शुरू, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि वो भी गुरु बन सकते हैं। जरूरत होती है एक मोटिवेशन की, और मुझे लगता है आपसे बेहतर वो मोटिवेशन कोई और नहीं दे सकता। तो आज हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज, जो लोग सोचते हैं कि वो जिंदगी में पता नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है नाम अपने आप में पर्याप्त है, गुरु हो जा शुरू। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, एक स्टेप आगे लीजिए पॉजिटिविटी के साथ, और समाज को इंक्लूसिव बनाइए, और आपस में प्रेम रखिए, सौहार्दपूर्ण रहिए, और दुनिया में प्यार को बढ़ाइए। बस इतना सही मैसेज है। थैंक यू सो मच। एक बात और मैं दर्शकों से कहना चाहती हूँ, चित्रसेन ने पहले भी हमसे ये कहा था बात करते हुए कि आप एक बार शुरू कीजिए, क्योंकि धागे हैं जो आगे आपको ले जाते जाएंगे, तो जरूरी है शुरुआत करना, वन स्टेप एट अ टाइम। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि थॉट ऑफ द डे भी हो गया हम सब के लिए, और हम सबका दिन भी आज ऐसे ही जाएगा एनर्जेटिक के साथ। बहुत शुक्रिया चित्रसेन, एक बार फिर से हमसे बात। थैंक यू सो मच। तो आज गुरु हो जा शुरू में इतना ही, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और गेस्ट के साथ।